गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार देव 19वें वीडियो के साथ क्लास 10th विषय विज्ञान। ध्यान देना बेटा, पिछले टॉपिकों में हमने पाचन तंत्र का फर्स्ट भाग आहार नाल उसके बारे में अध्ययन कर लिया पूरा। अब सेकंड भाग आता है उसका पाचक ग्रंथियाँ, कि आहार नाल से संबंधित कौन कौन सी पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती है जो भोजन के पाचन में सहायक होती हैं। तो देखिएगा पाचक ग्रंथियाँ टॉपिक आपका, तो इसमें देखिए आहार नाल से संबंधित, ध्यान देना, मानव में आहार नाल से संबंधित 3 पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। मानव में आहार नाल से संबंधित 3 पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसमें देखो मानव में आहार नाल से संबंधित 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसे देखो, पहली है लार ग्रंथियां, इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में सैलिवरी ग्लैंड्स। दूसरी है यकृत लिवर ग्रंथि, और तीसरी है अग्नाशय ग्रंथि। तो देखिए बेटा, मानव में आहार नाल से संबंधित 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनका नाम क्या है? पहली है लार ग्रंथियां, दूसरी है यकृत ग्रंथि और तीसरी है अग्नाशय ग्रंथि। तो आगे देखिएगा, अब पहले का अध्ययन करेंगे लार ग्रंथि का। कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि, इसका अध्ययन करते हैं। तो देखिएगा, पहला है लार ग्रंथि। लार ग्रंथियां, ध्यान देना। तो देखिएगा, एक डायग्राम बनाएंगे आपको सामने, तो देखो ध्यान से। तो देखिए बेटा, लार ग्रंथि के बारे में बात चल रही थी, इसका डायग्राम देखो आप, ध्यान देना। मानव में, ध्यान देना, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पहली है कर्णपूर्व ग्रंथि, जो कानों के नीचे या कर्ण से पहले पाई जाती है। दूसरी है आपके अधोजिह्वा ग्रंथि या सबलिंगुअल ग्रंथि, ध्यान देना, जो जीभ के नीचे पाई जाती है, ये जीभ है, इसके नीचे पाई जाती है। और तीसरी है अधोजंब या सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स, अधोजंब या अधोहनु ग्रंथि, ये दोनों जबड़ों के संयुक्त स्थल पर पाई जाती है। इन ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित पदार्थ क्या कहलाता है? लार। इन ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित पदार्थ क्या कहलाता है? लार। लार एक लसलसा श्लेष्मय युक्त, ध्यान देना, कार्बनिक और अकार्बनिक लवणों युक्त पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। लार में ध्यान देना 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टायलिन और इसे बोलते हैं एमाइलेज, और एक होता है लाइसोजाइम। पूछ जाते हैं परीक्षा में ये, तो ध्यान दीजिएगा। दोबारा देखें इसको, कि मानव में, ध्यान देना, लार ग्रंथियाँ, मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ मुख गुहा में पाई जाती है। ये कौन सी गुहा है? मुख गुहा बोलेंगे इसको, मुख गुहा। मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ, 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ मुख गुहा में पाई जाती हैं, जिन्हें पहले है कर्णपूर्व ग्रंथि या पैरोटिड ग्रंथि, दूसरी है अधोजिह्वा ग्रंथि या सबलिंगुअल ग्लैंड्स, और तीसरी है अधोहनु या अधोजंब ग्रंथि, जिन्हें बोलते हैं सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स। तो देखिएगा, अध्ययन करते हैं इनका। तो देखो ध्यान से आप, मानव में, ध्यान देना, मानव में निम्नलिखित 3 प्रकार की तीन प्रकार की
लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां मुख गुहा, ऐसे करो, मुख गुहा में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है? मुख गुहा में पाई जाती है। पहली देखिएगा, पहली ग्रंथि है, आप देखो मुख गुहा है, मुख में पाई जाती है। तो मानव में निम्नलिखित 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ मुख गुहा में पाई जाती हैं। तो ध्यान देना, ध्यान से देखिए बेटा। पहली है आपको कर्णपूर्व ग्रंथियाँ, कर्णपूर्व ग्रंथि, इन्हें इंग्लिश में क्या कहेंगे? पैरोटिड ग्लैंड, PAROTID, पैरोटिड ग्लैंड। ध्यान देना, पहली है कर्णपूर्व ग्रंथि, ऐसे हेडिंग डालेंगे आप कि मानव में निम्नलिखित 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। उनमें है, पहली है कर्णपूर्व ग्रंथि। ध्यान देना, यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका पॉइंट्स क्या लिखेंगे आप? यह है सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। कैसी होती है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि तो कहाँ पाई जाती है? कानों की कर्ण गुहा, ध्यान देना, जो गालों या कर्ण गुहा, जो गालों ब्रैकेट में लिखे कानों की गुहा के नीचे, गालों ब्रैकेट में कानों की गुहा के नीचे, कानों की गुहा के नीचे पाई जाती है। गालों में या कानों गुहा के नीचे पाई जाती है। तो देखो, ये पैरोटिड ग्लैंड, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन सी? लार ग्रंथि। तो कानों के नीचे या कानों की या गालों में पाई जाती है। गाल, ध्यान देना, इधर यहाँ पाई जाती है। ध्यान देना, यदि इसमें वायरल संक्रमण हो जाता है तो क्या हो जाते हैं? मम्स, गलसुए हो जाते हैं। कभी देखा होगा आपने, सूज जाते हैं यहाँ पे, तो गलसुए हो जाते हैं वायरल संक्रमण के कारण। तो देखिएगा, मानव में 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, मुख में पाई जाती है। पहली है कर्णपूर्व ग्रंथि, इन्हें बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है जो गालों में या कानों की गुहा के नीचे पाई जाती है। दूसरे प्रकार की देखो बेटा, अधोजंबिया, दूसरे प्रकार की है अधोजंभ, बी लिखे हैं आप लोग, अधोजंभ, अधोजंभ। अधोजंभ से बोलते हैं अधोहनु, अधोहनु ग्रंथि। इनका नाम है सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। क्या नाम है इसका? सब मैक्सिलरी ग्लैंड, अधोहनु। ये कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है। ये वाली ग्रंथि है अधोहनु, ये वाली जो ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा के संधि स्थल पाई जाती है। 2 जबड़े होते हैं मानव में, ऊपरी और निचला। तो देखो इसमें लिखे बेटा, यह है एक मिश्रित ग्रंथि होती है। कैसी होती है? मिश्रित। यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है जो दोनों जबड़ों के, जो दोनों जबड़ों के संधि स्थल, जहाँ पर दोनों जबड़े मिलते हैं, जो दोनों जबड़ों के संधि स्थल पर पाई जाती हैं, ये वाली, ध्यान देना, अधोजंभ या अधोहनु, जहाँ पर दोनों जबड़े मिलते हैं, दोनों जबड़े संयुक्त होते हैं। कहाँ पाई जाती है? ये दोनों जबड़ों के संधि स्थल पर पाई जाती है, स्थित होती है। तीसरे प्रकार की देखो आप, इसमें आ जाएगा आपको अधोजिह्वा ग्रंथि। तीसरी है अधोजिह्वा, अधोजिह्वा, इसे बोलते हैं सबलिंगुअल, सबलिंगुअल
ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे। तो देखो यह जिह्वा जीभ के नीचे पाई जाती है। यह जीभ या जिह्वा के नीचे पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है? जिह्वा के नीचे पाई जाती हैं। तो देखिएगा ये जीभ है, ये वाली इसके ऊपर, इसके नीचे पाई जाती है ग्रंथियाँ, आधोजिह्वा ग्रंथि कहलाती हैं। तो ध्यान देना, मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। किसे पाई जाती है? मुख गुहा में। अब आता है उपर्युक्त तीनों ग्रंथियों के द्वारा, उपर्युक्त तीनों लार ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? लार। तो देखिएगा आगे देखो, अब आप लार में कौन कौन से पदार्थ मिश्रित होते हैं। तो देखो उपर्युक्त तीनों लार ग्रंथियों के द्वारा, उपर्युक्त तीनों लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित या ये लिखो तीनों ग्रंथियों के द्वारा, ऊपर तीनों लार ग्रंथियों के स्त्राव को ये लिखो, आप शॉर्ट कर लो इसको, सॉरी, उपर्युक्त तीनों ग्रंथियों के स्त्राव को लार कहते हैं। क्या कहते हैं? लार। तीनों ग्रंथियों के द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है? लार। लार का स्त्रावण होता है। जो कि लार क्या है? एक क्षारीय, चिपचिपा, श्लेष्मय युक्त तरल पदार्थ होता है। क्या होता है? लार चिपचिपा, क्षारीय, श्लेष्मय तरल पदार्थ होता है। तो ध्यान देना, आगे देखो, लार एक चिपचिपा श्लेष्मा युक्त क्षारीय तरल पदार्थ होता है। लार कैसा होता है? लार एक चिपचिपा श्लेष्मा युक्त, मतलब चिकना, लार चिपचिपा, ये देखो, लार चिपचिपा श्लेष्मा युक्त क्षारीय तरल पदार्थ होता है। आप खुद देखें लार आती कैसे होती है? चिपचिपी होती है, लसलसी होती है। लसलसी चिपचिपी पदार्थ होता है, जिसमें क्या होते हैं? लार में जल, अति मात्रा में जल होता है। लार में जल, श्लेष्मा, अकार्बनिक लवण, अकार्बनिक एवं कार्बनिक लवण आदि पाए जाते हैं। तो कार्बनिक लवण में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम आदि पाए जाते हैं। तो देखो, जैसे जल पाया जाता है श्लेष्मा और अकार्बनिक लवणों में सोडियम, पोटेशियम के क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स आदि पाए जाते हैं। और कार्बनिक लवणों में या कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, ध्यान देना, कार्बनिक, अकार्बनिक लवण, यूँ करो आप इसको, अकार्बनिक लवण और कार्बनिक पदार्थ यूँ कर लो, आदि पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ हम देखो, या लिखो कार्बनिक पदार्थ जैसे टाइलिन, मतलब एमाइलेज, टाइलिन और टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम,
एंजाइम पाए जाते हैं। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लार में जल, श्लेष्मा, अकार्बनिक लवण, अकार्बनिक लवणों में आपको सोडियम कैसे पाए जाएंगे, सोडियम और पोटेशियम के क्लोराइड्स, ध्यान देना, और बाइकार्बोनेट्स कैसे, HCO3, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये अकार्बनिक लवण होते हैं। और कार्बनिक पदार्थों में आपको टाइलिन एमाइलेज एंजाइम बोलते हैं इसको, एमाइलेज, जो क्या करता है, स्टार्च का माल्टोज में अपघटन करता है, भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च का माल्टोज में अपघटन करता है, बताएंगे इसके बारे में आपको। और लाइसोजाइम, अर्थात लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और क्या बोलते हैं उसको, लाइसोजाइम। प्रश्न आता है आपके कि लार में पाए जाने वाले किसी एक एंजाइम का नाम बताइए, तो क्या आता है वो, टाइलिन या एमाइलेज। एमाइलेज को ही टाइलिन बोलते हैं। और दूसरा होता है कौन सा, दूसरा लाइसोजाइम। तो ध्यान दीजिएगा, अब आता है कि लार के क्या कार्य हैं, ध्यान देना। तो प्रश्न आता है बेटा, क्या आता है, सुनना ध्यान से गौर से, कि लार में पाए जाने वाले किसी एक एंजाइम का नाम बताइए, या लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए। तो गौर से देखें दोबारा कि जो ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ जो मुख गुहा में पाई जाती हैं, लार ग्रंथि कौन सी होती है, 3 प्रकार की होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स मतलब कर्णपूर ग्रंथियाँ, दूसरी होती है अधोजंब ग्रंथि जो, या अधोहनु ग्रंथि जगह पर जबड़ों के संयुक्त स्थल पाई जाती है, और तीसरी है जीव के नीचे पाई जाती है, कौन सी, अधोजिह्वा या अधोजीव ग्रंथि। इन तीनों लार ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित पदार्थ क्या कहलाता है, लार कहलाता है। लार में जल, श्लेष्मा, अकार्बनिक लवण और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ध्यान देना, जल खूब होता है, श्लेष्मा चिपचिपा पदार्थ होता है, चिकना होता है, और अकार्बनिक लवणों में आपको सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट आदि पाए जाते हैं। और कार्बनिक पदार्थों में आपको टाइलिन या एमाइलेज या लाइसोजाइम 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। अब देखिएगा लार के कार्य पूछा जाता है कि लार के क्या कार्य हैं, तो ध्यान में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लार के कार्य, ये क्या कार्य करता है लार। सबसे पहले देखो आप ध्यान देना कि लार का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च को मुख गुहा में पचाना या मुख में पाचन शुरू करना। लार में क्या कार्य, पहला कि लार का मुख्य कार्य क्या है, भोजन में उपस्थित, लार का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च को मुख में पाचन शुरू करना या मुख में पाचना शुरू करना या पचाना। दूसरा है इसका, ध्यान देना, भोजन को चिकना, घुलनशील और लसलसा बनाना। भोजन को क्या करेगी, ये चिकना बनाएगी, लसलसा बनाएगी और घुलनशील बनाएगी। और तीसरा है मुख गुहा व जीभ की सफाई करना। क्या करेगी ये, मुख गुहा एवं जीभ की सफाई करेगी। लार आएगी तो लार में जैसे हम खाना खा लिया तो खाना खाने के बाद में क्या होता है, मुख गीला, हमेशा मुख क्या होता है, गीला होता है, लार के कारण लार आती रहती है। तो देखिएगा, तो पहला कार्य देखो इसका, प्रश्न आता है लार के कोई 2 कार्य 3 कार्य बताइए। तो पहला कार्य देखो, लार का मुख्य कार्य, लार का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित, मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च का मुख में पाचन शुरू करना, मुख में पाचन शुरू करना। पहला कार्य क्या है इसका, कि मुख्य कार्य जो इसका कि भोजन में उपस्थित स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है उसका मुख में पाचन शुरू कर देती है, बताएंगे इसके बारे में आपको। दूसरा जो कार्य है इसका, ध्यान देना, दूसरा कार्य है इसका कि भोजन को चिकना, लसलसा, भोजन को चिकना, नम और लसलसा, नम, चिकना, नम, लसलसा और घुलनशील
घुलनशील बनाना। क्या बनाना बेटा? चिकना बनाना, नम बनाना और लसलसा घुलनशील बनाना, ताकि वो आसानी से आगे जाए, प्रवेश कर सके। यदि हम खाना खा रहे हैं, अचानक ज़्यादा भोजन को नहीं चबाया गया तो अटक जाता गले में, तो क्या करेगा? वो लुगदी के रूप में बनाएगा, बोलस के रूप में। आगे देखो तीसरा कार्य है इसका, मुख गुहिका व जीभ की सफाई करना। मुख गुहिका एवं जीभ की सफाई करना। क्या करेगी? मुख गुहिका और जीभ की सफाई क्या करेगी? लार करेगी। क्यों? जैसे हमने कोई चीज़ खा ली, नमकीन खा ली या मिठाई खा ली, मीठा खा लिया, तो जब तक पूरा एक एक रेशा दांतों में लगा होता है तब तक पूरा साफ नहीं होता, तब तक घूमती रहेगी जीभ और लार आती रहेगी, जब तक पूरा अंदर नहीं जाएगा तब तक। तो देखिएगा, तो ये इसके कार्य थे। तो लार ग्रंथियाँ टॉपिक हो गया आपका। इसमें देखो अब आता है दूसरा आपके जो ग्रंथि है, कौन सी है? यकृत ग्रंथि। अब आती देखो दूसरी ग्रंथि, आहार नाल से संबंधित यकृत। देखिएगा दूसरी है यकृत ग्रंथि। यकृत भी हम कह सकते हैं इसको। तो ध्यान देना, यह मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? यह मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। मानव में यह डायफ्राम होता है। यह तनुपट्ट के नीचे उदर गुहा में दाईं ओर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मानव में यह डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में दाईं ओर, ये कौन सा है? दायां है और ये बायां है, दाईं ओर पाई जाएगी। ध्यान देना, उदर गुहा में दाईं ओर पाई जाती है। यह दो असमान पालियों की बनी होती है, अर्थात जिन्हें दाईं और बाईं पाली कहते हैं। दाईं पाली बाईं पाली से बड़ी होती है। तो ध्यान देना बेटा, इसका डायग्राम एक बार देख लें आप लोग। जो आपके इस टाइप होती है ये, ध्यान देना। जो एक पुस्तक में दिखा रखा है उस हिसाब से, और यहाँ से ये ग्रे से निकल रही है। टाइप यकृत ग्रंथ, ये दो भागों में ऐसे डिवाइडेशन होता है इसका। दाईं पाली बाईं पाली, और ये आमाशय। देना, यहाँ से ये निकलता है पित्ताशय। देखिए ध्यान से, ये पित्ताशय होता है, कहाँ खुलता है? ग्रहणी में। और ये अग्नाशय होता है। अग्नाशय ग्रंथि होती है, तो इससे आकर के ये मिलती है, ये यहाँ से। तो ये होती है यकृत, ये होता है आमाशय, और ये होता है अग्नाशय। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये होता है पित्ताशय।
इसमें क्या क्या रहता है, पित्तरस, पित्त रस। तो ध्यान देना कहाँ होती है, ये होती है दाई पाली, दाई पाली, और ये होती है बाई पाली, बाई पाली। तो देखिएगा उदर गुहा में दाई ओर स्थित होती है, और दाई ओर क्या पाया जाता है, इसके नीचे पित्ताशय पाया जाता है। दाई पाली बड़ी होती है, बाई पाली छोटी होती है यकृत की। तो ये किससे घिरा होता है, आमाशय, अग्नाशय और तिल्ली से घिरा होता है यकृत। तो ध्यान देना, यह मानव में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। यकृत के द्वारा पित्त रस का निर्माण किया जाता है और पित्ताशय द्वारा इसका संग्रहण किया जाता है। तो पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसके बारे में पूछेंगे। तो ये एक यकृत है। तो देखिएगा आप कैसा है, ये त्रिकोणाकार या कई आकार का होता है। तो देखो यह है यकृत, इसमें देखो पॉइंट्स, यह है मानव में सबसे बड़ी पाचक, मानव में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी, या मानव में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, ग्रंथि होती है। ध्यान देना, मानव में यह स्थिति कहाँ से, देखो मानव शरीर की या मानव में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। ध्यान रखना, कौन सी ग्रंथि है, पाचक ग्रंथि। मानव में यह कहाँ स्थित होती है, डायफ्राम, डायफ्राम से बोलते हैं तनुपट्ट, तनुपट्ट या मध्य पट। डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में दाईं ओर स्थित होती है। पूछी जाती है कि मानव में यकृत ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, उदर गुहा में। डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में दाईं ओर स्थित होती है। बता देना, उदर किसके नीचे पाई जाती है, डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में, उदर गुहा में दाईं ओर स्थित होती है। आगे देखिएगा, यह दो असमान पालियों की बनी होती है। दो असमान पाली है, एक ये बड़ी पाली है दाईं और ये छोटी पाली बाईं। तो देखो यह दो असमान पालियों की बनी होती है, जिन्हें दाईं पाली और बाईं पाली कहते हैं, जिन्हें दाईं पाली और बाईं पाली कहते हैं। दाईं पाली बाईं पाली से बड़ी होती है। तो देखो दाईं पाली बड़ी पाली से, दाईं पाली बाईं पाली से बड़ी होती है, आकार में बड़ी होती है। तो यहाँ देख लीजिएगा, ये दाईं पाली है, दाईं पाली, और ये बाईं पाली है। ये आकार में बड़ी होती है। इसके नीचे क्या आ जाएगा, पित्ताशय। तो देखिएगा इसके कार्य के बारे में हम आगे देखेंगे। और दाईं पाली बाईं पाली से बड़ी होती है, इसको और देखें थोड़ा। ध्यान देना, दाईं पाली की, यकृत की दाईं पाली की निचली सतह पर एक, ध्यान देना, ये यकृत है, इसकी दाईं पाली की निचली सतह पर एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, पित्ताशय। तो देखिएगा, यकृत की दाईं पाली की निचली सतह पर एक
थैलेनुमा हरे रंग की संरचना पाई जाती है, जिसे पित्ताशय कहते हैं, जिसे पित्ताशय कहते हैं। देखो बेटा, ये दाईं पाली है, दाईं पाली की निचली सतह पर, ये ऊपरी सतह है, निचली सतह पर कैसे होती है, थैलेनुमा हरे रंग की संरचना पाई जाती है। तो देखो, यकृत की दाईं पाली की निचली सतह पर एक थैलेनुमा हरे रंग की संरचना पाई जाती है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। ध्यान देना, यकृत के कार्य के बारे में आगे हम आपको बताएंगे अगले टॉपिक में। धन्यवाद।